वैज्ञानिक जो है बड़े कट एंड ड्राई टाइप के लोग होते हैं। विज्ञान के पास दो ऑप्शन है कि या तो झुक जाए या जैसे हमेशा से करता आया है सवाल करे। अगर आप सवाल उठाएंगे तो क्राइसिस पैदा हो जाएगी। आज हमारे मुल्क में हो रहा है, हमने 4 लोगों की जान ले ली साइंस फैलाने, जो भ्रांतियां फैलाने वाला मामला है। ये पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। जब एक मिनिस्टर ने ये कहा कि हटा देना चाहिए हमें डार्विन की थियोरी को, तो पहली बार साइंटिस्ट ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया। बाहर की यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेज करके क्या वही पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पढ़ाने के लिए वो जबरदस्ती कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट को लॉजिकल कैसे बनाया जाए? नहीं बनाया जा सकता। मैं कई बार इस बात से असहमत हो जाता हूं कि वैज्ञानिक बड़ा वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। आज हमारे देश में जब तिरुपति भेजा जाता है मॉडल हाँ, इसरो की तरफ से, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। सृष्टि का पूरी निर्माण हुआ है तो किसी ताकत ने किया। फर्क तो कैसे और क्यों का है। शुरुआत के पीरियड में 10⁻⁻32 सेकेंड्स से पहले क्या हुआ? ये बात सही है कि जो चीज अनुत्तरित है उसको एक आसान तरीके से मान लिया गया कि भगवान ने किया है, कि मेरा गुरु गुरु है और दूसरे का गुरु पाखंडी है। जिस दिन आत्मा पर विश्वास हुआ उस दिन भगवान का जन्म हुआ। ये हिम्मत है किसी भी पुरानी मान्यता को रिजेक्ट करने की। एक जगह आकर के सच जो है वो जम जाता है। सवाल तो पूछना पड़ेगा। बिना आज के दौर में विज्ञान में आगे बढ़े हुए आप विकसित नहीं हो सकते। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। उनका लिखा हुआ है, कहते हैं किसी आदमी को जानना हो तो उसके लिखे को पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है, खामोश हूं मैं सन्नाटा है, क्यों सहमे सहमे लगते हो, हर एक ज़बां पे ताला है, क्यों सहमे सहमे लगते हो। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पे ताला है, हाँ सन्नाटे की गूंज सुनो, है लफ्ज वही अंदाज वही, हर जालिम जाबिर हर कातिल इस सन्नाटे की जद पर है। खामोशी को खामोश करो, ये बात तुम्हारे बस में नहीं। खामोशी तो खामोशी है, अगर फैल गई तो फैल गई। एक सज्जन है, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया तो उन्होंने कविता सुना दी। उनके जीवन में विरोधाभास बहुत हैं, वैज्ञानिक हैं और कवि भी हैं। सरकार की नौकरी करते थे और एंटी नेशनल कहलाते थे। और अभी उनकी एक किताब जो मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। वो भी धर्म विज्ञान मिथक इस विरोधाभास पर आधारित है। गौर रजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए, आपसे बात करने में बड़ा मजा आएगा। मैं ऑलरेडी बहुत उत्साहित हूँ। तो यहीं से शुरू करते हैं सर, जो आपकी नज़्म है कि कवि हृदय विज्ञान। ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक जो है बड़े कट एंड ड्राई टाइप के लोग होते हैं। वो क्रांति भी लाते हैं तो अपने आविष्कारों से लाते हैं, आप शब्दों से ला रहे हैं। ये कैसे? ये देखिए, आइंस्टाइन का एक कोट मैं इस सवाल के जवाब में हमेशा दिया करता हूँ, और वो ये है कि अगर कोई इक्वेशन खूबसूरत नहीं है, इफ एन इक्वेशन इज नॉट एलिगेंट देन इट मस्ट बी रॉन्ग। इट मस्ट बी रॉन्ग। तो खूबसूरती जितनी साइंस में है, जितनी विज्ञान में है, जितनी खोज में है और जितनी क्रिएटिविटी है, मुझे लगता है उतनी ही क्रिएटिविटी लिटरेचर में भी है। हमारा जो साहित्य है,
या आर्ट्स हैं उनके अंदर भी है। और मेरा ये मानना है कि मैंने कोई खास बात नहीं की है, बहुत सारे ऐसे दोस्त मुझे मालूम हैं जो या तो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, खुद बजाते हैं या बजाते रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं और लिखते हैं। मेरे अभी एक दोस्त हैं जोशी, वो ऑलमोस्ट फ्रंटियर्स ऑफ साइंस में काम कर रहे हैं, जो जिसको हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। और वो ना सिर्फ उर्दू में शायरी करते हैं बल्कि उन्होंने फारसी सीखी और फारसी में शायरी करते क्या हैं। बात। तो कई दोस्त ऐसे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को, जो हर इंसान में होती है, उसको आप किस तरफ लगाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये सवाल जो है इसलिए भी जरूरी है कि हमेशा से बड़ा आसानी से हमको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है, हमको एक पहचान दे दी जाती है कि आप ये हैं। और चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे वो रीजनल हो, भाषा के आधार पर हो, खाने के आधार पर हो, कपड़े के आधार पर हो, कि आप ऐसे हैं और आप ऐसे बिहेव करेंगे। तो आप साइंटिस्ट हैं तो आप ऐसे बिहेव करेंगे, अगर आप धार्मिक है तो आप ऐसे बिहेव करेंगे। और आपने जो जिस विषय पर काम किया वो आपने कहा कि ये तो बात जम नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और किताब की शुरुआत में आपने लिखा कि सवाल तो पूछना पड़ेगा, है ना। तो सरल भाषा में मैं किताब जो आपकी है कि ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी, और ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर के ये आती है मनुष्य के दिमाग तक, और फिर हमारे बिलीफ सिस्टम पर, हमारे सवालों पर। जो एक बात मुझे सबसे रोचक लगी, और मैं सुबह यहाँ पे अपने कोलीग से बात भी कर रहा था, अपने दोस्तों से, कि फर्क तो कैसे और क्यों का है। सही बात। तो वो अगर आप थोड़ा उस पर रोशनी डालें कि कैसे और क्यों का फर्क वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक बातों में कैसे आता है, और फिर हम उसी से बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं कैसे और क्यों पर आऊं, एक बात और कहना चाहता हूं जिससे समझ में जी आएगा कि जी। मैं क्या कह रहा हूं। जब मैंने साइंस की परिभाषा क्या होनी चाहिए इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो शुरू में ये सवाल का जवाब बड़ा आसान सा लगा कि साइंस जो है वो एक खास तरीके से ब्रह्मांड को या यूनिवर्स को देखने का तरीका है। यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं और उस तरीके में अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर दिए लोगों ने, एडम स्मिथ से लेकर के और पॉपर तक या कून तक लोगों ने ऐड किया चीजों को। मेरी समझ में एक चीज जो धीरे धीरे आनी शुरू हुई वो ये आनी शुरू हुई कि दी अदर, यानी दूसरे के बिना आप सेल्फ, अपने को परिभाषित नहीं कर सकते। मैं गौहर रजा इसलिए हूं कि आपने दी, तो बिना आपके मैं नहीं। तो ये दूसरा क्या है साइंस के लिए, दी अदर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो क्या है साइंस के लिए। तब मैंने ये ढूंढना और खोजने की कोशिश की कि भाई क्या फर्क है और कौन है दी अदर। मुझे ये लगा कि इंसान ने जब सवाल पूछने शुरू किए तो उसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो बार बार पूछे, और उसमें सबसे बड़ा फर्क जब आना शुरू हुआ वो इससे आना शुरू हुआ कि कभी इंसान ने कैसे चीजें होती हैं ये पूछा, और कभी इंसान ने ये पूछा कि क्यों होती है चीज। तो अब इसकी वजह क्या रही होगी, क्यों और कैसे की। मेरा मानना यह है कि जब सवाल पूछने शुरू किए, और नहीं मालूम कि कब सवाल पूछने शुरू किए इंसान ने और कब उनके जवाब हासिल करने की कोशिश की, लेकिन शुरू हुआ बहरहाल। और एक बार शुरू हुआ तो सवाल रुके नहीं, इंसान लगातार पूछता चला गया। तो क्योंकि खुद इंसान हाथ से काम करना सीख गया था और जानवरों के मुकाबले में, और दिमाग और हाथ का जो रिश्ता था
वो और जानवरों के मुकाबले में बदल गया। तो हर एक चीज की एक वजह थी जो वो पैदा कर रहा था। और इससे जब ये सवाल पूछा होगा कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, चांद तारे, जमीन और पेड़ पौधे जो चारों तरफ हैं, या खुद हम क्यों हैं, तो मान लीजिए तीर कमान बना रहा है तो उसे मालूम है कि क्यों बना रहा है। जरूरत है इसलिए बना रहा है उसको। जरूरत, हाँ, शिकार कर, शिकार करना। और उसका एक बनाने वाला है, यानी मैं हूं। तो फिर इसका बड़ा आसान सा जवाब यह है कि क्यों पैदा हुआ, तलाश करें। तो मिथक तैयार हुए मेरे ख्याल से, और उन मिथकों ने बताने की कोशिश की कि कोई ऐसी ताकत रही है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, इंसान को पैदा किया है, जानवरों को पैदा किया है, पेड़ पौधों को पैदा किया, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का पूरी निर्माण हुआ है। तो किसी ताकत ने किया, यानी मैं पैदा कर रहा हूं तो इससे तो किसी ने मुझे पैदा किया है। किसी ने मुझे पैदा किया। पर जब कैसे का सवाल आया कि मैं कैसे करता हूं पैदा तीर कमान, तब थोड़ा जटिल हो गया मामला। वो भी सवाल है एक नेचुरल अपने ही एक्शन से, यानी लेबर से, ह्यूमन लेबर से सवाल उग रहे हैं। ये सवाल जो उग रहे हैं, इसमें जब कैसे की बात आई तब फिर चीजें मुश्किल हो गई जरा सी। अब अगर मान लीजिए इसको आसान आज की भाषा में लें, ये बैकग्राउंड देने के बाद आज के एक्सपीरियंस के बारे में कहें, तो ग्रंथों में तो ये लिखा है कि जमीन जो है समतल है, चपटी है, और कोई भी रिलीजियस ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें ये ना लिखा हो। तो जमीन चपटी है भाई। लेकिन आज के किसी इंसान से पूछिए, वो कितना भी रिलीजियस हो, वो गोल ही बताएगा इसे। हम बचपन में ही विज्ञान में स्कूल में पढ़ा दिया जाता है कि गोल है, पढ़ाया जाता है, और सारे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। जो स्कूल नहीं गए वो भी यही कहेंगे कि जमीन गोल है और घूम रही है। अब अगर मान लीजिए कि कोई सवाल पूछता है कि जमीन घूम रही है और दिन रात बनते हैं तो क्यों? तो जमीन घूम रही है इसलिए दिन रात बनते हैं, इसलिए। अब कोई पूछे इससे आगे बढ़ के कि जमीन क्यों घूमती, तो शायद पढ़ा लिखा और उसे याद हो थोड़ा बहुत, तो वो कहेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक चीज होती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसकी वजह से जमीन और चांद तारे और सारी ब्रह्मांड में जो भी पिंड है वो घूमते हैं। अब यहां आके आपकी क्यों घूमते हैं सारे और क्यों होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां आके आपकी सीमा पहुंच गई, आपको नहीं मालूम जवाब। तो जब क्यों की बात कर रहे हैं तब आपका जवाब होगा कि भगवान की मर्जी, खुदा ने ऐसे ही बनाया। लेकिन अगर ये कैसे पूछा जा रहा है और आप इस सीमा पे पहुंचे, तब आपका जवाब ये नहीं हो सकता कि भगवान की मर्जी। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं मालूम। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं पूछ कर बताऊंगा, या ढूंढ के बताऊंगा, किताब पढ़ूंगा, ढूंढूंगा, मैं तलाश करके इसका जवाब दूंगा। और अगर मान लीजिए कि आप रियली साइंटिस्ट हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी से आते हैं और आपको फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है और पढ़ी है आपने, और आपसे ये पूछ ले कि भाई शुरुआत के पीरियड में 10⁻⁻32 सेकेंड्स से पहले क्या हुआ, बिग बैंग से, हाँ, नहीं मालूम। ये जो गुड दैट यू रेज दिस पॉइंट, आई वुड कि जो 10⁻⁻⁴ है कि ये सामान्य भाषा में ये है कि एक सेकंड का मतलब भाग करना शुरू किया, और उसका शायद ये 1,00,000वां हिस्सा टाइप का है, या जो भी है, मतलब जो भी नंबर आएगा, जीरो लगाएंगे तो 32 जीरो लगाएंगे। हाँ, 32 जीरो लगा के उतना हिस्सा भी क्या हुआ ये हमें नहीं पता है, उससे पहले क्या हुआ नहीं पता है। तो मैं ये कहूंगा कि नहीं पता, रिसर्च चल रही है, कोशिश, सर्न रिएक्टर बनाया गया है, हम
वो जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल, उसकी तलाश है, शायद उससे जवाब निकल करके आए, तब हमारे पास ये यहां तक पहुंच गए तो 32 जीरो भी कवर कर ही लेंगे, आज नहीं शायद कल। हाँ, अगली जनरेशन अगली। कर लेंगी। तो यहां जवाब ये नहीं हो सकता कि भगवान की मर्जी से हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सोफिक क्वेश्चन है, जो मेटा क्वेश्चन है साइंस का, जो हमें साइंस की तरफ ले जाता है, वो सोफिक क्वेश्चन कैसे से शुरू होता है। हम पूछते हैं साइंस में भी, क्यों, किधर, कहां, कब, ये सारे साइंटिस्ट पूछते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूछते हैं। पर जो बड़ा सवाल है, मेटा क्वेश्चन, वो सवाल साइंस का हमेशा कैसे से शुरू होता तो और मैं इसी बात पे थोड़ा टिकता हूं कि ये बात सही है कि जो चीज अनुत्तरित है उसको एक आसान तरीके से मान लिया गया कि भगवान ने किया है, कि जाहिर सी बात है किसी ने तो किया होगा, तुमको नहीं पता है तो तुमसे सुपीरियर है, और कोई वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाया। और इसमें अगर मैं आज के जमाने में व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ तो नासा को भी नहीं पता लगा, तो हर जगह नासा को भी हम डाल देते, है। तो उसके पता नहीं क्यों नासा के पीछे पड़े हुए हैं। नासा, अभी उस पर हम बात करेंगे कि उसको भी नहीं पता। और मैं कहता हूं कि भाई फिर तो मानना पड़ेगा कि कोई शक्ति है, कोई तो होगा, कि जब कुछ नहीं था तो वो था, है ना, ना होता कुछ तो खुदा होता, तो कुछ तो है जिसने किया है, डुबोया मुझको मुझको होने होने दे, दे, ना ना होता होता मैं तो तो क्या क्या हूं। होता। ठीक है, तो जो ये वाली बात है कि साहब आपके पास तो जवाब है नहीं, साइंस के पास। आप तो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि तो चली आ रही है हजारों लाखों साल से, फिर उसमें सालों का भी कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है उनको वो सेकंड की का नंबर नहीं पता है कि भाई 13 बिलियन साल से हम चले आ रहे हैं। इससे, इस टेम्परामेंट की जो आपने बात की, जो कि क्यों और कैसे से फिर आगे आता है कि भाई सवाल पूछोगे, क्यूरियस होगे, तो जवाब मिलेगा। अगर मैं संतुष्ट हूं ये मान के कि हाँ ठीक है भगवान ने बनाया है, मैं क्यों उसमें सर खपाऊं, और मैं मान लेता हूं, फिर जब कोई ये नहीं मानता है, उसके पास उत्तर भी नहीं है, कि विज्ञान के पास इसके पीछे का वो 32 जीरो वाले सेकंड का उत्तर नहीं है, तो मैं कैसे इस व्यक्ति को समझाऊं जो मान के बैठा है कि भाई तो देखो तुम्हारे पास जवाब है नहीं, तो फिर ईश्वर है, आत्मा है, तो वो आर्ग्यूमेंट को लॉजिकल कैसे बनाया जाए। नहीं बनाया जा सकता। अगर देखिए, जो अगर मैं सारे धर्मों को एक श्रेणी में रख दूं, एक कैटेगरी बना दूं कि सारे धर्मों का बेसिक सवाल क्यों से शुरू क्यों से होने शुरू वाला है और उसी का वो जवाब दे रहे हैं, तो ये एक श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और सारे मिथकों को भी रख दूं उसके अंदर, जिनमें ये सवाल इस तरह का पूछा गया है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। और जब तक आप मान रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। बात यह है कि जब आप मान रहे हैं ऐसी कोई चीज जो समाज के अंदर हिंसक बना दे आप, तब परेशानी की बात है। क्योंकि साइंस में और बाकी धर्मों के एक्सप्लोरेशन में, यानी मैं समझता हूं कि ब्रह्मांड और सृष्टि कैसे बनी और क्यों बनी, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश है सारे धर्म, और वो साइंस भी वही कर रही है। दोनों की लॉजिक अलग है, दोनों का तरीका अलग है। वो सब बातें अगर एक तरफ रखी जाएं, तो ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित किया और न्यूटन के मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए, तो आइंस्टाइन को पीटने के लिए लोग चल दिए हों, आइंस्टाइन के मानने वालों के घर में आग लगा दी हो, नहीं हुआ कभी। ऐसा तो होता नहीं। तो इससे कई चीजें निकल के बाहर आती हैं। पहली चीज ये निकल के बाहर आती है कि जब आप, सवाल एक ही है और उसके एक ही वक्त में अलग अलग एरियाज में अलग अलग जवाब दे रहे हैं, यानी अरब से निकलता है तो जवाब एक है, इंडिया से निकलता है तो एक है,
चीन की सभ्यता से निकलता है तो एक, और आपस में क्लैश है, राइट। और जितने ज्यादा मानने वाले हैं उतना ज्यादा बड़ा सच उसे माना जा रहा है, तो इसलिए उसको फैलाने की कोशिश भी बहुत है। इसलिए हमारे यहाँ मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई सारी दुनिया पे हिंदू राज करे, मुसलमान कह रहे हैं कि सारी दुनिया पे मुसलमान राज करे, क्रिश्चियन कह रहे हैं क्रिश्चियन राज करे। तो ये जो कोशिश है ये हिंसा की तरफ ले जाती है, परेशानियां हैं। वरना आप मानते रहिए कि एलन मस्क जो है, मैं उसकी मूर्ति के ऊपर रोज 10 रुपए चढ़ाऊंगा और एलन मस्क जो है वो मुझे 1000 करोड़ दे देगा, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये मानते रहिए, कोई उसमें क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि जितने ज्यादा लोग इसको मानने लगेंगे इसको धर्म का नाम दिया जाएगा। पहले कल्ट बनेगा, फिर धर्म बनेगा, संप्रदाय बनेगा, और धीरे धीरे वो करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन एक उठाएं तो वही इक्वेशन काम करती हो, आप हिंदुस्तान में रहते हैं तब भी, और वही इक्वेशन यूरोप में काम करती हो, और वही इक्वेशन काम करती हो अरब वर्ल्ड में और चाइना में। जब आपको प्रक्षेपण करना है तो आपको वेदों और कुरान और इनसे नहीं हो सकता, आपको न्यूटन की इक्वेशन समझनी ही पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो सकता। तो अक्सर ये हमारे यहाँ साहब ऐसे होता है और आपके यहाँ ऐसे होता है, वो नहीं होगा। जबकि धर्म में हो सकता है कि साहब हमारे यहाँ मनु और शत्रुघ्न थे, आपके यहाँ आदम हव्वा थे, आपके यहाँ एडम और ईव थे, वगैरह वगैरह, और इन्होंने दुनिया की शुरुआत की। तो हर जगह अलग अलग लोगों ने दुनिया की शुरुआत की। पर आप कह रहे हैं कि और इसमें झगड़ा कि हम बेहतर है, हम बेहतर है, आपसे, हमारी कहानी आपसे ज्यादा बेहतर है, हमारी मान्यताएं आपसे ज्यादा बेहतर हैं। और ये नीचे तक आती है कि मेरा गुरु गुरु है और दूसरे का गुरु पाखंडी है। और ये कहीं साइंस में नहीं होता कि मेरा साइंटिस्ट है, तुम्हारा साइंटिस्ट फ्रॉड है? साइंस में जो फ्रॉड है वो सबके लिए फ्रॉड है, और फ्रॉड खुल जाता है। साइंस में भी ऐसा नहीं है कि फ्रॉड नहीं हुए, गलत क्लेम नहीं हुए, लेकिन वो सस्टेन नहीं होते, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकते, क्योंकि और साइंटिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो आप जो कुछ दावा कर रहे हैं उस दावे को परखते। तो अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं, हमने थोड़ा कॉन्वर्सेशन जंप कर लिया, हम वापस जाएंगे ब्रह्मांड के निर्माण पे, पर निर्माण हो गया ब्रह्मांड का, और सब कुछ हो गया, और आदमी बन भी गया, और माइंड भी डेवलप कर लिया, और एवोल्यूशन भी हो गया। और अब एक मिथक है, आपने जैसे कहा कि भाई जब सवाल पूछे गए जवाब नहीं बना तो हमने एक कहानी बना दी। जाहिर सी बात है, मैं ये मानता हूं कि कहानियों के पीछे कुछ हुआ होगा, ऐसे ही तो पूरी कल्पना नहीं होगी कि भाई ग्रेट फ्लड्स तो आए थे, साइंस भी कहता है। करेक्ट। 6000 साल पहले थे कि 10,000 साल पहले थे, वो भी डिबेट चल रही है। पर उससे जुड़ी कहानियां नोआज़ाक की भी है, मत्स्य पुराण की भी है कि भाई बाढ़ आई, और हर कम्युनिटी में कहानी है कि बाढ़ आई थी, सब डूबे थे, पानी का है ना, वो है। पर कहानियां अलग अलग है, बचाने वाले अलग अलग हैं। ऐसे ही धर्म और या मिथक, आस्था और विज्ञान हमेशा क्या सिर्फ इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में रहे, हमेशा विरोध में रहते हैं कि धर्म आके एक जगह टिक जाता है कि ये था, यही है, यही अजर अमर है, यही सत्य है, परम सत्य है, और विज्ञान कहता है कि अभी तक ये है, हो सकता है कल को ये बदल जाए, और जब बदल जाएगा हमारे पास सिद्धांत होंगे तो हम उसको मानेंगे जो उस वक्त की जानकारी होगी। ये दोनों मतलब अगर आप गौतम बुद्ध को देखें और बाद में नेहरू को देखें तो एक लंबा 3000 साल 4000 साल का पीरियड है इनके बीच में, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही बात कहते हैं दोनों। गौतम बुद्ध ही कहते हैं कि किसी बात को तब तक मत मानो जब तक परख ना लो,
और वो कहते हैं कि इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरु ने बताई है, इसलिए मत मानो कि तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, इसलिए मत मानो कि तुम्हारे पास जनरेशन से आई है, ज्यादातर लोग मानते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक लिस्ट है पूरी। वो कलाम के सूत्र कहलाता है। उसमें कलाम के लोग उनसे आए हैं और पूछा है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं, तो क्या माने। तो गौतम बुद्ध का ये जवाब। नेहरू का क्या जवाब? नेहरू का जवाब ये है कि साइंटिफिक टेम्पर की जो परिभाषा दे रहे हैं जब वो, तो कह रहे हैं एक खास बात है, बहुत लंबी परिभाषा है, उसमें से उठा रहा हूं मैं, कि ये हिम्मत है किसी भी पुरानी मान्यता को रिजेक्ट करने की, यानी उसको नकारने की, जब नए तथ्य और सच आपके सामने आ जाए। यह है साइंस का तरीका। यानी गौतम बुद्ध से लेकर के अल हैथम तक और फिर नेहरू तक अगर हम देखें इस परिभाषा को, तो ये साइंस को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रही है बड़े खूबसूरत तरीके से, और कह रही है कि वो फ्रोजन यानी जमा हुआ सच की बात करता है, जो एक्स्ट्रा साइंस का तरीका है। वहां एक लिमिट पर आकर के सच जो है वो जम जाता है और आप उसमें कीड़े नहीं निकाल सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए थे तो किए थे। हाँ, उधर तो पानी फट गया था तो फट गया था। पानी फट गया था तो फट गया था। वो असा डाला उन्होंने और फिर पानी मिल भी गया। हाँ। और उनको डुबो दिया जो पीछे आ रहे थे दुश्मन। तो और अगर मतलब रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे तो अयोध्या में पैदा हुए। हनुमान जी उड़ के गए थे लंका, तो उड़ के गए थे, उड़ के गए थे, और हाथ के ऊपर अगर वो पहाड़ ले गए थे, संजीवनी बूटी पहाड़ के साथ तो लाए थे। आप इसमें ये चैलेंज नहीं कर सकते कि जब संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा सकते थे तो वो संजीवनी बूटी को क्यों नहीं पहचान पाए। ये सवाल आप नहीं उठा सकते यहां पर, या ये सवाल नहीं उठा सकते कि भाई चांद को अलग है, अलग क्यों नहीं रहने दिया, 2 टुकड़ों में ही रहने देते, वापस मिलाने की क्या जरूरत थी अगर अलग अलग कर दिया। तो ये सवाल नहीं उठाए जा सकते। यानी एक जगह आकर के सच जो है वो जम जाता है। अगर आप सवाल उठाएंगे तो क्राइसिस पैदा हो जाएगी, और वो क्राइसिस के जिम्मेदार सवाल उठाने वाला होगा। और ये पहले भी होता था, जब जिसने सवाल उठाए, जिनको आज हम साइंटिस्ट मानते हैं कि उस जमाने के साइंटिस्ट थे। हाँ, ये कॉपरनिकस से लेकर के ब्रूनो गलीलियो, अलहैथम, मतलब अलबरूनी, ये सब लोगों ने झेला है। लेकिन ये आज हमारे मुल्क में हो रहा है। हमने 4 लोगों की जान ले ली साइंस फैलाने। ये पाकिस्तान में 12 लोगों की जान ले ली। बांग्लादेश में 12 लोगों में से या तो उनकी जान ले ली साइंस फैलाने के नाम के ऊपर, और या फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। तो ये आज भी हो रहा है। ये कहना कि वो यूरोप था, वहां तो चर्च था और चर्च जालिम था, तो ब्लास्फेमी के लॉज हैं, अभी भी हैं, वो अभी भी। हाँ। और हर धर्म में है। आप इससे आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। आप यहां तक सवाल पूछ सकते हैं, उसके जवाब हैं हमारे पास, और इससे आगे पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी क्राइसिस पैदा हो जाएगी। साइंस में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि जब तक आप अपने पुराने पूर्वजों को, पुरानी मान्यताओं को चैलेंज नहीं करेंगे, उन पर उंगली नहीं उठाएंगे, तब तक साइंस आगे नहीं बढ़ेगी। मैं ये कहूं कि मैंने ग्रेविटेशन लॉ डिस्कवर कर लिया तो लोग कहेंगे पागल हो, न्यूटन 400 साल पहले कर चुके। ये तो नहीं उसके होगा। आगे कुछ लाओ। हाँ। अगर मैं न्यूटन को गलत साबित कर दूं, हाँ, तो फिर जश्न मनाया जाएगा। तो आइंस्टाइन को जब हम कहते हैं कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उसने प्रपोज की और उसका प्रमाण बहुत जमाने तक नहीं मिला, इसलिए उनको थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, तो न्यूटन को गलत कहा उन्होंने ना कि भाई न्यूटन यहां तक था मामला,
इससे आगे अगर एक्सप्लेन करना है तो न्यूटन की इक्वेशंस काम नहीं आएंगी। अब हमें नए तरीके से पूरे ब्रह्मांड को देखना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होता। और ये बड़े बड़े लोगों की बात करें तो वो तो अलग है, पीएचडी नहीं मिलती आपको। पीएचडी तभी तो मिलती है जो आप कुछ नया तरीका निकालते हैं, नई चीज कहते हैं, नई बात कहते हैं, पुराने लोगों को गलत साबित करते हैं, तभी तो मिलती है पीएचडी। तो साइंस का तरीका आगे बढ़ने का यही। अब जो अगला सवाल मेरे जहन में आता है और जो किताब में भी आपने उसको टैकल करने की कोशिश की है, पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में अपने आप को वापस महानता की ओर ले जाने का एक दौर चल रहा है कि मागा, मीगा, मेगा, इस तरह के शब्द बनाए जा रहे हैं कि हर आदमी कह रहा है, इटली की वो आइयों कह रही हैं साहब हम इटली को वापस महान बनाएंगे, बड़ा खराब हो चुका है। अमेरिका में वो आए कह रहे हैं साहब लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम तो विश्व गुरु बनाने जा ही रहे हैं भारत को, थे भी हमेशा से, बन रहे हैं। इस दौर में साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी अपने मिथकों से या तो जोड़ा जा रहा है मजबूरी में, या रेफरेंसिंग दी जा रही है, और वो मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा हो रहा है। खगोल विज्ञान में भी हो रहा है कि भाई आप पहले पूजा कर लीजिए फिर प्रक्षेपण करिए, यान भेजिए। इस मिलन में जो निकल के आ रहा है कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जब उत्तर नहीं है तो विज्ञान को, अब इसमें बड़े स्मार्ट तरीके से पूरी दुनिया में ही हो रहा है कि विज्ञान को बताया जा रहा है कि देखो तुम हो, पर तुमसे पहले तुमसे ऊपर कुछ है, और ये बात तुम मान लो, तो सवाल तुम भी उतने ही करो कि जितने, जैसे कल ही की बात है, ये टेलीकास्ट हम जब भी करेंगे, पर कल एक न्यूज चैनल पे, और ये साइंस से लेना देना कुछ नहीं है, एक डिबेट चल रही थी इतिहास को लेकर के, वो एनसीईआरटी ने बुक्स में बदलाव किया, तो उसमें न्यूज एंकर जो है वो इस हिस्टोरियन को कह रही हैं, जो डॉक्टरेट करने के बाद प्रोफेसर है हिस्ट्री की, उनको कह रही है कि देखिए वो कुछ बताती हैं, देखिए सुनिए आप इनके बारे में ऐसा कुछ मत कहिए जिससे भावनाएं आहत हो जाए। तो कह रही मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, इतिहास है। कह नहीं आप मत कहिए, तो फिर बुलाया क्यों है, पूछ क्यों रहे हो, तो सुनना नहीं। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जब दुनिया भर में अपने आप को महान बनाने की, कि हम महान थे अब नहीं रहे, शायद 2 साल इलेक्शन से पहले तक अमेरिका महान था, फिर अचानक से नहीं रहा, तो वो कह रहे साहब हम महान बनेंगे और ऐसे 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 होगा जैसे पहले होता था, वगैरह वगैरह। इसमें विज्ञान की भूमिका कितनी जरूरी है इस माहौल में, कि भाई हम, विज्ञान के पास दो ऑप्शन है कि या तो झुक जाए या जैसे हमेशा से करता आया है सवाल करे। तो भूमिका कितनी आवश्यक है वो बड़ा सवाल मेरे लिए जानना जरूरी है, और रास्ता क्या है। मेरा मानना ये है कि देखिए हम 2 अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। एक तरफ हम विज्ञान की जरूरत को देख रहे हैं जो हर देश को और पूरी मानवता को है, हर कौम को है, हर घर में माँ बाप ये समझते हैं दुनिया भर में कि बच्चे को। तो इंडिविजुअल से लेकर के और मुल्क तक और पूरी मानवता को इतिहास विज्ञान की जरूरत है। और बिना आज के दौर में विज्ञान में आगे बढ़े हुए आप विकसित नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपका सवाल ले जा रहा है हमें पॉलिटिक्स की तरफ, यानी राजनीति। राजनीति में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल तक महान थे, आज सरकार बदली, कल को मिटाने की कोशिश हो गई कि महान नहीं थे, अब हम आए हैं तो तुम्हें महान बनाएंगे या अपने को महान बनाएंगे, अपने देश को महान बनाएंगे। अब इसमें कंपैरिजन है, आपने नासा का नाम लिया ना, तो लगातार क्या है, क्या कहा जा रहा है, नासा का नाम हिंदुस्तान में इसरो नहीं लिया जाता। अगर आप गौर करें, इसरो नहीं लिया था, तो इसरो की बात नहीं करते, नासा भी कोडिंग संस्कृत में करता है, नासा। नासा। तो ये मेरा मानना ये है कि
कलेक्टिव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, ये वो आप राजनीति कलेक्टिव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। और वैलिडेशन के लिए आप बाहर साइंस के पास जा रहे हैं, और साइंस में भी आप किसी ऐसे संस्थान के पास जा रहे हैं जो आम आदमी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसका नाम है दुनिया भर में, लेकिन वो क्या कर रहा है नहीं मालूम। दूसरा आर्गुमेंट जो लगातार दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हमारे ग्रंथ और हमारा जो धर्म है वो कितना साइंटिफिक है और दूसरे का कितना अनसाइंटिफिक है। ये भी कलेक्टिव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये बदलाव, बड़ा बदलाव यूरोप से शुरू होता है कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद। बाइबल ये कह रही है कि जमीन रुकी हुई, चांद तारे घूम रहे। गलीलियो तक आते आते ये बात साबित हो जाती है कि चांद तारे रुके हुए हैं, तारे रुके हुए हैं, जमीन घूम रही। ये उस जमे हुए सच में हथौड़े की तरह से पड़ता है। जिस जमे हुए सच की हम बात कर रहे थे कि धर्म का सच जमा हुआ सच है, चट्टान की तरह से, वो जमी हुई बर्फ की तरह से, उस पे हथौड़े की तरह से पड़ता है। लेकिन आप छुपा नहीं सकते इस बात को, क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में टेलीस्कोप है, छोटा सा, वो देख सकता है। जो कुछ गैलीलियो ने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, कोपरनिकस की थियरी जो है वो सही है। तो यहां पर एक बदलाव आ जाता है इस रिश्ते में, साइंस के और धर्म के रिश्ते में, और ये बदलाव सारी दुनिया में आता है। इससे पहले तक साइंस को और साइंटिस्ट को धार्मिक नेताओं के पास हाथ जोड़ के जाना पड़ता था कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, क्या ये कह सकता हूं, ये दायरे में आता है, ये ब्लास्फेमी तो नहीं होगा। इसके बाद इसका उल्टा हो जाता है कि अब सारे धर्म ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने ग्रंथों में निकालो साइंस क्या कह रही है, क्या कुछ हम निकाल सकते हैं अंदर से जो साइंस के करीब आ जाए, ये बता सकेंगे देखो हमारे यहां भी साइंस था और सदियों पहले था, हमने कहा था, हमारे ग्रंथ में कहा गया था। और यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है जो आपने सवाल पूछा था उससे मैं रिलेट करना चाहता हूं, समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि अगर हम ये मान रहे हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो जाते हैं कि इंसान ने जिस दिन कैसे पूछना शुरू किया उस दिन साइंस की शुरुआत हो गई, तब फिर यूरोपियन साइंस कोई साइंस नहीं, तब फिर चाइनीज साइंस कोई साइंस नहीं है, वैदिक साइंस कोई साइंस नहीं है, इस्लामिक साइंस कोई साइंस। ये कैटेगरीज पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं, ये राजनीतिक कैटेगरीज। इनको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मान लिया। ये बात नहीं है कि मेजर रेवोल्यूशन साइंस के विकास में नहीं हुए, जरूर हुए, लेकिन ये कि हम किसी साइंस को वैदिक साइंस कहने लगे, किसी साइंस को इस्लामिक साइंस कहने लगे, चाइनीज साइंस कहने, ये कैटेगरीज जो हैं, ये पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हमारे दर्शाती हैं, एहसास कमतरी से उभरी हुई है। आपने बहुत बढ़िया, अब इस बात से मुझे याद आई, किताब में आपने वो जो हिंदू बॉम्ब मुस्लिम बॉम्ब वाली बात कही है, मैं चाह रहा हूं आप उसको जरा तफसील से बताएं कि बिल्कुल यही बात अभी आप कह रहे हैं ना। तो हाँ बिल्कुल, राजनीति कहाँ होगी, उसकी ये बड़ी साफ एग्जाम्पल है कि वाजपेयी जी के जमाने में दूसरी बार बॉम्ब हमने फोड़ा। उसका तरीका क्या है कि पहले फिशन रिएक्शन करेंगे, उसके बाद उससे इतना टेम्परेचर होगा कि फ्यूजन हो सके, तो फ्यूजन रिएक्शन करेंगे और उससे एक्सप्लोजन होगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। ये सिंपल तरीका है। अब टेक्नोलॉजिकली कैसे किया जाएगा वो बहुत मुश्किल बातें हैं, उसमें नहीं जाए, पर हमने बॉम्ब फोड़ दिया। सड़कों पे कौन निकला जश्न मनाने के लिए? सबसे ज्यादा रूढ़िवादी सेक्शन सड़कों के ऊपर आ गया, हिंदू बॉम्ब हिंदू बॉम्ब हिंदू बॉम्ब करना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद लोग कहते हैं चाइना की मदद से पाकिस्तान ने वही फोड़ दिया। सारी वही सामग्री थी, वही फिशन था, तरीका था,
वही फिशन था, वही फ्यूजन था। और उन्होंने कहा इस्लामिक बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब। वहां इसराइल के अंदर बॉम्ब इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने, वो जीव बॉम्ब है। वो जबकि इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी सूरत से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जीव वर्सेस मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में बदल दें। तो ये है राजनीति, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। साइंस जो कह रही है वो यही कह रही है कि यहां फोड़ो ऐसे बॉम्ब, बनेगा। वहां फोड़ो या इसराइल में फोड़ो, बॉम्ब के फोड़ने का तरीका तो वही है। नाम जो देना है दे लो, इलाहाबाद के बजाय प्रयागराज कहोगे तो बदलेगा नहीं। अमरूद तो वही रहेगा। अमरूद तो इलाहाबादी सबसे मशहूर। तो एक लाइन अभी मैंने आपकी किताब की प्रस्तावना डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी है, परसों मैं उनके साथ जी चाय विद हिम, तो ऐसे ही बात करते हुए जिक्र आया ओपेनहाइमर का हम्म, और बॉम्ब की बात आई है। तो मैंने तो फिल्म भी अभी आई थी, फिल्म में भी बड़ा बवाल हुआ था, गीता का एक शॉट आ गया था। तो जो लाइन है विच इज वेरी फेमस लाइन कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, दैट ही सेड दिस व्हेन ही सॉ द फर्स्ट एक्सप्लोजन, कि हिंदी में है कि भाई अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसारों का संहारक। ये गीता से उसने लाइन उठाई। और अब इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं कि अब हम, एक साइंटिस्ट है जिसने ये बॉम्ब बनाया, उसने पूरी, उसको पता है कि फिशन है, फ्यूजन है क्या नहीं है, उसको ये भी पता है कि कितना विनाश होगा इससे। अ, एक ये भी कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली वेरीफाइड नहीं है, कि उसने कहा था कि बर्लिन पे गिरा देता तो शायद ठीक रहता, कोई बात नहीं थी, मतलब हम्म, जापान में क्यों गिरा दिया। लेकिन जब ये उदाहरण आता है कि पहली पहली चीज उसके मुंह से जो निकली, वो गीता का उसने कोट किया, तो सडनली गीता का रिलीजियस महत्व बताने के लिए कि देखो, जैसे नासा को जो आप बात कर रहे थे कि देखो हमारे पास ये बात 5,000 साल पहले से है, जो कि है, गीता में तो लिखा है। जब बात होती है डार्विन की थ्योरी की, एवोल्यूशन की, और मोटा मोटा लोग ये समझें कि भाई वो जो बंदरों वाली फोटो है वो तो खैर अलग कहानी है, लेकिन मोटा मोटा अगर ये समझे कि भाई पहले मछली हुई, फिर थोड़ा बड़ा जानवर हुआ, फिर जमीन पे आए वगैरह, फिर धीरे धीरे करते हुए, तो फिर जाते हैं आप विष्णु पुराण पे, विष्णु के अवतारों पे, और आप कहते हैं कि साहब पहले मत्स्य पुराण हुआ, दूसरा कछुआ हुआ, तीसरा वराह हुआ, मछली, फिर कछुआ, फिर वराह, फिर आधा आदमी आधा जानवर, फिर वामन, फिर इंसान। तो हमारे, और ये भी माना जाता है कि 1,000 साल तक ये लिस्ट हो गई थी, जब जब बुद्ध को अक्वायर कर लिया गया था हम्म, अवतारों में, कि बुद्ध तो विरोधी थे, तो बाद में जब लेखन हुआ तो जब उनको अक्वायर कर लिया गया, तो ये लिस्ट 1,000 AD तक कंप्लीट हो चुकी थी। डार्विन उसके 800-900 साल बाद आए। और ये फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, रिजेम्बलेंस, इट कांट बी कोइंसिडेंस, कि भाई एक एक कल्पना हो सकती है, दो कल्पना हो सकती है। तो ये जानकारी की इस तरह से फ्लो हुआ था एवोल्यूशन का, ये तो हमारे पास थी, हमने कहानी बना दी, पर हमारे पास थी। अब इस लॉजिक का, इस आर्ग्यूमेंट का विज्ञान के पास क्या उत्तर हो सकता है? मेरे पास जो हाँ, उत्तर है वो मैं मैं तो, बता रहा आप विज्ञान के नुमाइंदे हैं इस वक्त, हूं। आप ही विज्ञान हैं। एक शेर है जी। ब्रज नारायण चन्बस्त का, बहुत खूबसूरत राइटर है, बहुत खूबसूरत पोएट हैं वो, कवि, उर्दू जबान के। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। पहली लाइन का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनका एक ऑर्डर में आना जिंदगी, और उनका बिखर जाना, उन केमिकल्स का मौत। इससे ज्यादा बेहतर डेफिनेशन जिंदगी और मौत की साइंटिफिक नहीं मिल नहीं हो सकती। सकते। पर मैं ये कहने लगूं
कि ब्रज नारायण चब्बस जो थे वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उन्हें डीएनए के बारे में पता था और उनको आरएनए के बारे में पता था, तो मुझे जाहिल कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान की कल्पना की कोई लिमिट नहीं रही। अभी भील जाति का एक पढ़ के आ रहा हूं, थोड़ी देर पहले वो किताबें घर में निकल रही थी तो उनमें पलट रहा था क्या कौन सी किताब रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो उसमें ये कहते हैं कि पानी ही पानी था, जो आपने कहानी कही गिलगामेश की पहली कहानी है जो पानी की बात करती है और ग्रेट फ्लड्स की बात करती है। पानी ही पानी था, फिर भगवान ने कहा कौवा पैदा किया और वो कौवा गया और कौवे ने जा करके तलाश किया तो उसको पंजा मिला और वो पंजे पे बैठ गया, तो किसी आवाज आई कि वो मेरे पंजे पे क्यों बैठे हो, तो फिर वो ये जो आपने विष्णु पुराण की बात की, खास तौर से विष्णु पुराण जो है वो बहुत ऑथेंटिक पुराणों में से एक पुराण माना जाता है, मैंने कोट भी किया है वहां जी, जी। उसमें। तो अगर हम देखें मिथकों को और अफ्रीका से शुरुआत करें मिथकों की, तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, राइट। धीरे 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 चीजों का बदलाव, ऑब्जर्वेशन, लोगों का अपने वातावरण को देखना, उसकी वजह से चीजें इसमें ऐड होती चली गई हैं कहानियों। बिल्कुल सिंपल कहानियों से कॉम्प्लेक्स कहानियां, जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स होता जटिल होता चला गया, वैसे वैसे और बड़े समाज में लोग रहने लगे, वैसे वैसे इन कहानियों में भी बदलाव आया। और जो मैं बात कह रहा हूं कि इंसान की कल्पना की उड़ान के ऊपर कोई पाबंदी कभी भी नहीं थी। तो जहां तक सवाल है कल्पना का, उसमें और धर्मों के साथ और कहानियों के साथ बड़ी सिमिलैरिटीज मिलती हैं जो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं। फर्क कहां है? फर्क है मेथड में। साइंस के अंदर जरूरी बात यह है कि आपको यह भी बताना होगा कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, रास्ता क्या था। ज्यादातर लोगों के पास यही पहुंचता है कि नासा ने कहा है, नासा ने क्यों कहा है, कैसे कहा है, वो कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ये बात नहीं पहुंचती। तो साइंटिस्ट कैसे किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे, साइंस के अंदर बिना मेथड के कि आपने किस तरह से ये कंक्लूजन निकाला, इसके बिना साइंटिफिक दावा नहीं माना जाएगा। दूसरी बात जो पॉपर कह रहा है कि उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए दावे के अंदर कि वो गलत साबित किया जा सके। साइंटिफिक दावे में, साइंटिफिक दावे के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उसको गलत साबित किया जा सके। इसकी एक आसान मिसाल ले लेते हैं। आसान मिसाल ये है कि चांद पे बैठी दादी जो है वो चरखा काट रही है। अब वो चरखा काट रही है, ये साइंटिफिक दावा है। इसको हम साइंटिफिक दावा क्यों मानेंगे? इसलिए कि चांद पे जाएंगे, देखेंगे, बैठी है तो ठीक है, नहीं बैठी है तो गलत साबित होता है, यानी गलत साबित करने की क्षमता है। पर इसी को बदल लें, ये मैंने एग्जाम्पल अपनी किताब में लिखी है कि इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, कि चांद पे बैठी दादी चरखा काट रही है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो वो गायब हो जाएगी। अब इसको आप सही और गलत साबित नहीं कर सकते, तो ये साइंटिफिक दावा नहीं। तो जो आप बात कह रहे थे कि विष्णु पुराण हो, कुरान हो, क्योंकि कुरान में भी एक जगह है जहां रब्बुल कौनैन इस्तेमाल हुआ है। कौनैन का मतलब होता है, प्लूरल है जमीनें, उसका। तो बात की थी कुरान ने और खुदा ने कि एक जमीन का मालिक नहीं हूं, जमीनों का हूं, यानी और भी हैं। तो ब्रह्मांड की बात की थी, आज साइंटिस्ट कह रहे हैं हमारे कुरान में, तो पहले ही लिखा हुआ है। हाँ, तो वहां पर ये नहीं है कि ये कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे, क्यों है बता दिया, जो हम बात, जहां हमने बात शुरू की थी, क्यों हो गया, कैसे नहीं हो पाया,
ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि हाँ भाई, कल्पना का एक कोई सीमा नहीं है। हमने कल्पना सबने की, खासकर लेखक फिल्मकार हमेशा कल्पना करते हैं कि साहब एक विमान था, पुष्पक विमान था, कहानी में है। कुछ साल पहले कल्पना होने लगी, फिल्में बनने लगी कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, सब कंट्रोल कर लेगी, मैट्रिक्स वेट्रिक्स टाइप की फिल्में बनी, करेक्ट, लिखा गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, करेक्ट। वो कंट्रोल कर रही है। अ, तो ये भी सत्य है कि हाँ, कल्पना कोई करता है तो शायद विज्ञान जागता है कि यार इस कल्पना में क्या कुछ सच्चे हो सकता है, और मैं खोजूं और मैं ढूंढूं। दूसरी बात जो बड़ी जरूरी है, मुझे लगता है कि सरल भाषा में जिस पे थोड़ी बात हो सकती है, वो ये है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जो आपने बड़ा क्लियरली उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है, मैं कई बार इस बात से असहमत हो जाता हूं कि वैज्ञानिक बड़ा वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। क्या एक इंजीनियर वैज्ञानिक है? अगर है तो हिटलर का पूरा साम्राज्य वैज्ञानिकों पर बना था। दिन रात वो उस राज्य की कल्पना कर रहे थे और उस पर काम कर रहे थे। they were making जर्मनी ग्रेट अगेन, तो वो कर रहे थे काम, है ना। तो वैज्ञानिक को कितना वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए, ये एक सवाल है। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान में जो फर्क है, हमारे यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी को एक साथ बोला जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में फर्क, जब तक मैंने एक किताब नहीं पढ़ी थी, मैं भी बड़ा वेग सा, हाँ कि दो टर्म अलग अलग है, ये तकनीक है, ये तरीका है, मतलब ये स्ट्रैटेजी है, ये एग्जीक्यूशन है, उस तरह से समझता था। तो अगर उस फर्क को आप समझाएं और वैज्ञानिक सोच पर, वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक सोच पर कुछ बात करें। देखिए, वैज्ञानिक जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक सोच रखता हो। न्यूटन में और उनके एक प्रतिद्वंद्वी बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दोनों में ये झगड़ा था कि वो शिकायत कर रहे थे कि न्यूटन जो है वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ये कह करके कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब कुछ टिका हुआ है और धीरे धीरे शायद पिंड जो है वो सूरज के करीब जा रहे हैं। और न्यूटन ने ये कहा कि शायद भगवान को इस क्लॉक को, ये जो घड़ी चल रही है, इसको कभी कभी ठीक करना पड़ता हो। तो उनका ये एतराज था कि भगवान क्या परफेक्ट नहीं बना सकता था घड़ी। और वो क्वीन को लिख रहे थे और वो पोप को लिख रहे थे लगातार लेटर, बड़ी लंबे पत्राचार हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है वो दोनों के बीच में। वो लिख रहे थे कि ये धर्म के खिलाफ है, और न्यूटन ये लिख रहे थे कि ये धर्म के कितना फेवर में, यानी ये मैं जो बातें कह रहा हूं ये सारी धार्मिक हैं, ये भगवान की प्रशंसा में। वैलिडेशन दोनों को चाहिए था धर्म से, उस वक्त तक वैलिडेशन धर्म से चाहिए था। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में साइंटिफिक टेम्पर नहीं था। प्रॉब्लम है वहां पर। आज हमारे देश में जब तिरुपति भेजा जाता है मॉडल, हाँ, इसरो की तरफ से, तो मैं परेशान हो जाता हूं। इसलिए नहीं कि वो मॉडल भेजा गया, बल्कि इसलिए कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं समाज को। मॉडल भेजने में कोई परेशानी नहीं, हाँ, वो तिरुपति जाए, किसी बाजार पे जाए, हाँ। परेशानी क्या है कि आप कह रहे हैं कि कल को इसरो का कोई चीफ आता है और वो वैष्णो देवी में यकीन रखता है, तो वो वहां भेजना शुरू कर देगा, तिरुपति बंद कर देगा, राइट। या भैरव टेम्पल में भेजने वाला, यकीन रखने वाला आ जाता तो वहां भेजना शुरू कर देगा। कोई क्रिश्चियन आ जाता है तो वो वेटिकन भेजेगा, कोई मुसलमान आ जाता है तो वो मक्का भेजेगा। यही तो मैसेज दे रहे हैं आप कि आपको आजादी है, आप गवर्नमेंट के खर्चे से, गवर्नमेंट के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से आप एक ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे।
या ये मैसेज दे रहे हैं कि जो तिरुपति में यकीन नहीं रखता उसको हम इसरो का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। दोनों में से एक बात तो कही ना, या तो आजादी दे रहे हैं, सर्वधर्म संभाव, और या फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। ये है परेशानी। और मैं अगर एथीस्ट हूं तो मेरे टैक्स पे आप ये हरकत नहीं कर सकते। यहां अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, मेरे जैसे एथीस्ट मौजूद हैं इस देश के अंदर। मेरे टैक्स से इसरो चल रहा है, आप ये नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना कम से कम स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। यानी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, जो ऐसे पदों पर हैं जिनकी सैलरी टैक्स से आती है, उनके लिए ये परमिटेड नहीं है कि वो अपनी आस्थाओं को पब्लिकली टैक्स पेयर के पैसे से लोगों के सामने थोपे। थोपे। पर जो लोग सत्ता में हैं, और ये बात थोड़ा बाद में आती क्योंकि मैं मैसेजिंग और आज की टेक्नोलॉजी पे आता अभी, पर चूंकि आपने बात उठाई कि जब कोई व्यक्ति सत्ता में है और वो आपको, नासा छोड़ दीजिए, वो हक से एक साइंटिफिक बात बताता है कि साहब बादल रडार, गाय के पीठ पे हाथ फिराने से कैंसर ठीक हो जाना, बत्तख के पंख फड़फड़ाने से ऑक्सीजन निकलना, मोर के आंसू ही उसका वीर्य है। ये जब बातें मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग बोलते हैं, बहुत सी साइंटिफिक बातें बोली जाती हैं। और साइंस, जैसे आपने कहा कि वैलिडेशन साइंस से होता है कि हमारे यहाँ तो था ऐसा, जब ये बातें बोली जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके बड़े रिस्पॉन्सिबल पदों पे बैठे लोग बोल रहे हैं, तो जनता जो वैसे ही देश को महान बनाने में लगी हुई है वो मान लेती है कि हाँ ये सच है, से होता होगा। साइंटिफिक कम्युनिटी ने मुझे ये काउंटर नहीं दिया कि ये साइंटिफिकली संभव नहीं है। जिस तरह नैरेटिव फैलता है, तो लेट मी पुट इट सिंपली कि जिस तरह एंटी साइंटिफिक बात, आई एम नॉट सेइंग कि धार्मिक बात नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल, एंटी साइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक बात मेरे पास जितनी तेजी से आती है, कोई वैज्ञानिक बात उसका खंडन करते हुए या उसके समर्थन में मेरे पास आती ही नहीं है। और आज के युग में जब आप सांस उबासी भी ले लेते हैं तो कोई फोटो खींच के डालता है कि देखिए इनको नींद आ रही थी, ये नहीं पूछेगा कि 20 घंटे से जगे हुए थे। उस जमाने में जब इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फ्लो हो रही है, उस में ये वैज्ञानिक टेम्परमेंट कैसे इसको टैकल किया जाए। और एक बात हमारी रह गई थी, वो टेक्नोलॉजी वाली, सॉरी मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, तो ये दोनों चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले टेक्नोलॉजी और साइंस का फर्क देख लेते हैं। इस पर मेरे बहुत सारे दोस्त जो फिलॉसफी ऑफ साइंस या हिस्ट्री ऑफ साइंस में काम कर रहे हैं या एक्टिविस्ट भी हैं, उनके साथ मतभेद हैं। मैं अपनी समझ से बात कह रहा हूँ, उसको चैलेंज किया जा सकता है और यही तरीका है साइंस का कि जरूरी नहीं है कि बात को मान लिया जाए, उसको डाइसेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। मेरी समझ ये कहती है कि टेक्नोलॉजी और साइंस में बड़ा फर्क ये है कि साइंस ज्ञान है, यानी समझने का तरीका है इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, ये कैसे काम करता है। अब उसका इस्तेमाल इंसानियत के लिए, समाज के लिए, किसी एक खानदान के लिए, किसी एक आदमी के लिए, किसी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये टेक्नोलॉजी है। यानी टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ज्ञान हासिल करना नहीं, लक्ष्य जो है
वो ज्ञान हासिल करना थी। साइंस का लक्ष्य ज्ञान, टेक्नोलॉजी का लक्ष्य है कि जो इंसान कर सकता है उसको बेहतर तरीके से, यानी मोर एफिशिएंटली, मोर प्रिसाइसली, मोर एट अ हायर स्पीड, जल्दी कैसे किया जा सकता है, और इंसानी जिस्म की ताकत को कई गुना कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी मैं शायद 10 किलो उठा पाऊं, पर अगर मेरे पास मशीन है तो मैं 50 किलो उससे उठा सकता हूं, शायद 1000 किलो उठा सकता हूं। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो शायद 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल पाऊं, लेकिन अगर मैं जहाज में बैठा हूं और मैं रॉकेट में बैठा हूं और मैं उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कितनी तेजी से वो जा सकता हूं। तो ये टेक्नोलॉजी का मकसद ही अलग है। अब सवाल ये है कि साइंस में क्या गड़बड़ है, उसको भी देख लेते हैं, जो मैंने किताब में अभी टैकल नहीं किया है। साइंस में खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरी जंग के बाद, साइंस करने के लिए स्टेट फंडिंग यानी सरकारी पैसे की जरूरत थी। इसके बाद बिग साइंस का दौर शुरू होता है, जिसे हम बिग साइंस कहते हैं। अकेले साइंस नहीं हो सकती, छोटे छोटे ग्रुप्स में नहीं हो सकते, हमें बड़े ग्रुप चाहिए, संस्थान चाहिए, और उसमें पैसा चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे हैं साइंस करने के लिए, तो पैसा चाहिए। तो समाज में जरूरत इस बात की पड़ी कि साइंस पॉलिसी बनाई जाए गवर्नमेंट के लेवल पे। तो आज दुनिया के हर देश में साइंस पॉलिसी होती है उनकी, जिसका मतलब यह है कि आप पेट की बीमारियों पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे या प्रक्षेपण पे ज्यादा खर्चा करेंगे, आप एग्रीकल्चर में ज्यादा पैसा लगाएंगे या आप आर्म्स में ज्यादा पैसा लगाएंगे, रिसर्च में। तो यहां पर गड़बड़ साइंस के अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन एक बार किसी भी एरिया में आपने ज्यादा पैसा लगाया तो जो जानकारी हासिल हुई उससे आपकी ब्रह्मांड की समझ बढ़ेगी। चाहे वो आप इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, आपकी समझ बढ़ेगी। वो जानकारी है, वो ज्ञान। अब सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। इस्तेमाल आपने बना लिया बुलडोजर, तो कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है कि कहे मेरी सरकार जो है वो बुलडोजर सरकार, यानी सरकार चलाने के लिए, घर गिराने के लिए, बस्तियां साफ करने के लिए, इंसानों को अंदर दबा करके मार देने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल हो सकता है। मैं एटम बम की तरफ नहीं जा रहा हूं, एटम बम तो हो ही सकता है, E=mc², जानकारी और ज्ञान है, पर उसका इस्तेमाल दोनों तरह से किया जा सकता है। मैं छुरी की एग्जाम्पल अक्सर दी जाती है, वो नहीं दे, मैं तो आज की बुलडोजर की दे रहा हूं एग्जाम्पल। और वही बुलडोजर निर्माण के काम में इस्तेमाल किया जा सकता, और वही यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसको ज्यादातर निर्धारित करती है हमारी राजनीति और हमारी इकोनॉमिक्स। एक लेवल के बाद साइंटिस्ट का रोल खत्म हो जाता है। यानी आपने ओपेनहाइमर की बात की, ओपेनहाइमर की लीडरशिप में 30 साइंटिस्ट ने सिग्नेचर किए थे इस बात के ऊपर कि इस बॉम्ब का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। तो साइंटिस्ट जिनको मालूम था कि ये कितना खतरनाक भी हो सकता है, वो उसके खिलाफ थे, पर उनका रोल नहीं था गिराने में। वहां की मिलिट्री, वहां की सरकार का, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का हाथ था वहां पर उस फैसले में। टेक्नोलॉजी जो है वो खतरनाक हो सकती है। आप जब बम गिराते हैं तो हिरोशिमा के मुकाबले में लगभग 50 गुना से ज्यादा बम हम गिरा चुके फिलिस्तीन के ऊपर।
आप उनका इस्तेमाल, उस साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं 80,000 लोगों को लगभग एक साल में खत्म कर दें, लगभग 80% से 90% बिल्डिंग्स को गिरा दें। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जाएगी ये साइंस नहीं निर्धारित करती, ये निर्धारित पॉलिटिक्स करती। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे धर्म का उपयोग भी जोड़ने में भी किया जा सकता है और तोड़ने में भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल वही चीज है। तो जो बात मैंने इससे पहले एक बात बीच में बोल दी थी आपसे कि वही है कि आज इंफॉर्मेशन एज में जो गैर वैज्ञानिक बातें कुछ बहुत तेजी से आती हैं और बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से आती हैं, जैसे वही हाँ कि नासा ने, अब मुख्यमंत्री कह रहा है या कह रही है कि भाई नासा संस्कृत में कोडिंग करता है, एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि बत्तख के फड़फड़ाने से ऑक्सीजन निकलती है, तो मुझे, या गाय ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, या गाय की पीठ पे हाथ फैलाने से वो कह रही है कि कह रही है मेरा कैंसर ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर तो दूर की बात है। तो ये जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे जैसा आदमी, एक आम आदमी, मुझे ये खबर आ रही एक ऐसे पदाधिकारी से जो कि उच्च पद पर आसीन है, जो जिसको, जो जनता पे की भलाई के लिए फैसले ले रहा है, एक स्टेट चला रहा है, वो अगर ये कहता है तो मेरे पास कोई कारण नहीं है ना मानने का, अगर मैं उससे सवाल ना करूं तो। और अगर मैं उस तरह का व्यक्ति हूं कि भाई मान लिया जो है तो ठीक है, वो कहेंगे कि आज से सड़क में दाहिनी तरफ गाड़ी चलानी है, दाहिनी तरफ चला लेंगे, वो कहेंगे कि बत्तख ऑक्सीजन, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे डोंट क्वेश्चन रूल्स और पॉलिसीज। आपके पास ये है कि हम बाई तरफ चलेंगे, तो फिर दिल्ली में आधे लोग उल्टी तरफ गाड़ी चलाते हैं, यूपी में तो आधे से ज्यादा लोग उल्टी तरफ, खासकर टू व्हीलर तो उल्टी तरफ ही चलते हैं। तो ये जो है कि मैं मान लूं, और कभी वैज्ञानिक समाज ने, क्या ये दो कारण हो सकते हैं, मैं दोनों पूछना चाहता हूं आपसे। एक होता है कि बिकॉज जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति से आ रहा है, तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप एक सरकारी वैज्ञानिक होते हुए भी आप एंटी नेशनल भी कहे जाते हैं, तो आपके पास दोनों तमगे हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि भाई ये बात करेक्ट कर दी जाए, या कुछ बात अगर गलत है, क्योंकि जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है वो उस पर एक्चुअली हंसेगा ही, वो उसका मजाक ही बनाएगा। बिल्कुल। तो वैज्ञानिक समाज ने कभी खंडन करने का इस लायक नहीं समझा कि इनका खंडन, ये इसका क्या खंडन करें, या ये कि कुछ डर है, भय है? आप बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पूरी हिस्ट्री जो साइंटिफिक समाज की हिंदुस्तान में, उसमें राजनीतिक सवालों के दायरे में वैज्ञानिकों ने 100 साल में जो हिस्ट्री है हमारे तंजीमें रही हैं साइंटिस्ट की, 3 बड़ी एकेडमीज हैं, एक इलाहाबाद में है, एक बेंगलोर में है और एक दिल्ली बेस्ड है। उन तीनों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पॉलिटिकल बातें की और नौजवानों के, साइंटिस्ट के दिलों को गरमाया कि उनको शामिल होना चाहिए। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स से सिवाय साइंस पॉलिसी के और किसी चीज के ऊपर बात नहीं की, यानी पॉलिटिक्स से हमेशा अपने को दूर रखा एकेडमीज में। पर जब एक मिनिस्टर ने ये कहा कि हटा देना चाहिए हमें डार्विन की थियोरी को, तो पहली बार साइंटिस्ट ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया, और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत शार्प रिएक्शन था, और उसके नतीजे में हटा दिए गए मिनिस्टर साहब, जो पहले सिविल सर्वेंट थे, मतलब पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी है, केमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है, उन्होंने ये दावा है, मुझे नहीं मालूम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आजकल तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पता नहीं लगता कि उसने क्या किया है, क्या पास किया है, क्या नहीं किया है, 10वां पास किया है या सब ऑल पॉलिटिकल साइंस किया है, नहीं मालूम।
पर बहरहाल उसको अलग रखते हैं बात को, वो हटा दिए गए, पर डार्विनिज्म भी हटा दिया गया। तो ये जो भ्रांतियां फैलाने वाला मामला है, ये पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिनमें एक एमएससी किए हुए साहब थे, उनके अपने बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? उनके अपने बच्चे क्या ये पढ़ रहे हैं कि गाय पे ऐसे हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? क्या वो 5 गव्वे पे रिसर्च के लिए भेज रहे हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटियों में? ऑक्सफोर्ड भेज रहे हैं अपने बच्चों को? कहां से पैसा आ रहा है मुझे नहीं मालूम इन लोगों के पास। पर इनमें से जितने भी लोग हैं, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के तो बेटी बेटा नहीं है, और यूपी के चीफ मिनिस्टर के कोई बेटी बेटा नहीं है, तो उनके बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन बाकी सारे मिनिस्टर्स जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? वो क्या ये पढ़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक विमान हुआ करता था जो हम बनाना भूल गए? क्या वो हाँ, प्लास्टिक सर्जरी पढ़वा रहे हैं कि पुरातत्व काल में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी? क्या वो ये बता रहे हैं अपने बच्चों को, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होती, जब बूढ़े हो जाते हैं तो सर्दी और गर्मी ज्यादा लगने लगती है? और वो प्राइम मिनिस्टर सर्दी कहते हैं उसको, इसलिए मुझे सर्दी कहना पड़ रहा है। तो लगने लगती, क्या ये पढ़ा रहे हैं? बाहर की यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेज करके क्या वही पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पढ़ाने के लिए वो जबरदस्ती कर रहे हैं? ये राजनीतिक स्टेटमेंट है। अब सवाल ये है कि इनका जवाब आप कह रहे हैं कि क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में राजनीतिक एजेंडे का जवाब राजनीतिक ही हो सकता है। आप ये साइंटिफिक कम्युनिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी है साइंटिफिक टेम्पर साइंस फैलाना। को, हाँ आप साइंस सही को, कह रहे हैं, हाँ साइंस को वहां प्रोटेक्ट तक करना आप तो, सही कह रहे हैं। रिएक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, हाँ। लेकिन ये जिम्मेदारी कि उसका रिएक्शन लोगों तक पहुंचे, ये पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की जिम्मेदारी है। आम जनता तक पहुंचाना, साइंटिस्ट ट्रेन ही नहीं होता है आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी बात। हाँ, उसकी बातें भी वो आपस में उनके समझ में आता है, एक अलग लैंग्वेज में बात हो रही होती है वो। तो साइंटिस्ट की ट्रेनिंग ऐसी होती है शुरुआत से ही कि वो जार्गन्स में बात करता है, जिनको हम जार्गन कहते हैं। साइंटिस्ट को वो जार्गन नहीं लगता, उसे मालूम होता है कि स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क है। आम आदमी के लिए स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नहीं होता है, यानी गति और वेग में फर्क नहीं। तो साइंटिस्ट उसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर यशपाल थे, हाँ, फर्स्ट रेट साइंटिस्ट थे और बेहतरीन कम्युनिकेटर, साहित्य भी बड़ा अच्छा लिखते थे। बिल्कुल। तो जहां तक इसका सवाल है कि साइंटिस्ट की बात पहुंचाने की जिम्मेदारी स्टेट की, साइंटिफिक टेम्पर फैलाने की जिम्मेदारी हर एक की है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। और अगर ना पूरी करें अपनी जिम्मेदारी और पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा हो जो एंटी साइंस हो, तो फिर समाज को बचाने की जिम्मेदारी साइंटिस्ट पे खाली कंधों पे नहीं डाली जा सकती। साइंटिस्ट को भागीदारी होनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक शहरी होने के नाते, भारत का शहरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साइंटिफिक टेम्पर फैलाऊं। पर हर एक की क्षमता साइंटिस्ट की नहीं होगी कि वो फैला पाए। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चले कि एक बड़ी शानदार बात आपने कही है इस किताब में, कि आपका ये मानना है कि जिस दिन आत्मा पर विश्वास हुआ, उस दिन भगवान का जन्म हुआ। और बाद में आपने ये भी लिखा कि भाई विज्ञान ने एक वक्त के माना कि हाँ शरीर मर गया क्योंकि ये इस फंक्शन से हो गया। फिर जब सेल्स की बात आई कि भाई सेल्स तो बाद में जो कुमा स्टेज है, या है कि भाई
तो लॉन्जिविटी यही है, अभी नहीं मरा है पर जीवित है, पर फंक्शन नहीं कर रहा है। ये बात, और कितना सरल है आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे अंदर एक जीव है, जब तक वो जीव है मैं जिंदा हूं। क्योंकि बॉडी के पार्ट्स आप कितना भी साइंटिफिक समझा लीजिए कि साहब धमनियों से दर्द धड़कता है और खून यहाँ से जाता है और दिमाग तक जाता है, न्यूरॉन से सिग्नल आता है तो दिमाग ऐसे काम करता है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों मर जाता है? तो फिर वो है कि भाई आत्मा निकलती है तो मर जाता है। साइंस अभी भी ये ढूंढ रहा है कि वही पंच तत्व जब खत्म हो जाते हैं तो मर जाता है, या साइंस ने इसका उत्तर पा लिया है जीवन और मृत्यु का? मेरे ख्याल में पा लिया है इसका। और हमें मालूम है कि अल्टीमेटली डीएनए के डिसइंटीग्रेशन से, जो बात ब्रज नारायण चकबस्त ने अपने शेर में कही है, वो बात सच है। ऐसा साइंस मानती है कि जब तक डीएनए जिंदा है, जब तक वो इंटैक्ट है, तब तक सेल खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। और अगर मल्टीप्लाई होने की क्षमता उसके अंदर है, तब तो जिंदगी है ही। तो जिंदगी का यूनिट, इकाई, वो बदलती रही है साइंस में। और हमें यह मालूम है कि जिंदगी की इकाई आरएनए और डीएनए। आरएनए में रेप्लिकेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो उतनी अच्छी तरह से रेप्लिकेट नहीं करता है। और इसी वजह से एड्स का वायरस हो या अभी कोविड का वायरस हो, वो आरएनए बेस्ड वायरस थे, तो उसकी वजह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल काम था बहुत। जहाँ तक डीएनए का सवाल है, वो ऐसी प्रिंटिंग मशीन है जो कहीं ज़्यादा बेहतर है आरएनए के मुकाबले में। वो अपने को रेप्लिकेट जब करती है तो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से रेप्लिकेट करती है। तो आत्मा का कोई हमारे पास प्रमाण नहीं, थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, पर वही बात है कि साइंस का तरीका ही अलग है। साइंस पूछती है कैसे, और जब वो पूछती है कैसे, तो आत्मा नहीं मिलती उसको। आत्मा का निकलना, आत्मा का अंदर आना, आत्मा का बाहर जाना, पुनर्जन्म लेना वगैरह वगैरह, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद के लोग हमारे यहाँ पंडे जो हैं वो नासा का नाम लेके, और पाकिस्तान में नासा का नाम लेकर के मौलवी जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे। फोटो भी आती है कई बार कि रूह निकलते हुए नासा ने फोटो खींच ली कि साहब ये कुछ निकल रहा है सफेद सफेद टाइप का। तो जब इंसानी मस्तिष्क बना, मैं रिवर्स में चल रहा हूँ, आपकी किताब आपने देखा होगा, मैंने आखिरी पेज से शुरू किया और मैं वापस वहां तक पहुंच रहा हूँ अब। तो जब सृष्टि का निर्माण हो गया, सब जानवर पौधे पक्षी सब आ गए, फिर इंसान बना, तो जैसे आप कहते हैं कि कभी तो सोचना शुरू किया होगा। बिल्कुल। और जब सोचना शुरू किया होगा तो कैसे और क्यों के सवाल आए होंगे। तो पहला सवाल क्या आया होगा इंसान के? और ये कुछ साइंस और धर्म की बात नहीं है, ये मैं जनरली पूछ रहा हूं कि आपने सोचा कभी कि पहला सवाल इंसान के जहन में क्या आया होगा? जो जितनी बातें मेरी एक्सपर्ट्स के साथ हुई हैं, जो कॉग्निटिव साइंसेस में काम करते हैं या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में काम करते हैं या भाषाओं के क्षेत्र में काम करते हैं, भाषा के विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, तो अगर उनसे बातों को मैं दूं तो इस सवाल का जवाब मुश्किल जवाब है कि पहला सवाल क्या पूछा होगा। क्योंकि इंसान एक दिन में नहीं बना और आंख नहीं खुली। और जैसा कि असमत चुगताई अपनी किताब में लिखती हैं एक जगह कि जब मैं पैदा हुई होंगी तो मैंने आंखें खोलते ही पूछा होगा क्यों, वो अपने बारे में। हाँ, कि मेरी क्या गलती थी। तो ऐसा नहीं हुआ। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉन्शियसनेस आई है इंसान की, जिस कॉन्शियसनेस को हम आज जानते हैं, वो कॉन्शियसनेस। तो दिमाग में सवाल टुकड़ों में आए होंगे और कोई एक सवाल एक वक्त में नहीं आया होगा। यानी सुबह उठे तो स्कूल जाना है, किताब कहाँ है, ये ऐसा नहीं हुआ होगा।
तो ये नहीं कह सकते कि एक वक्त में क्या सवाल पूछा। जरूरतन सवाल पूछे गए होंगे धीरे धीरे कॉन्शियसनेस का और अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करके। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी का साइज बहुत बढ़ गया है इंसान का एक वक्त में, लार्ज हो गया। लगभग 1 लाख 1.5 लाख साल पहले हमारे दिमाग एकदम से बड़ा हो गया। तो 400 क्यूबिक ग्राम्स थे, वो एकदम से बढ़ करके 1000 के करीब पहुंच गया बहुत छोटे पीरियड में। इस सेपियंस के होमोसेपियंस के एवोल्यूशन के टाइम पे। हाँ, सेपियंस के एवोल्यूशन का पार्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्रोटीन खाना जब शुरू किया हमने तो उसकी वजह से हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन वो बहस अपनी जगह के ऊपर है। जहां तक कॉन्शियसनेस का सवाल है, वो धीरे 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 इवॉल्व हुई, तो सवाल भी धीरे धीरे ही पूछे गए होंगे टुकड़ों, और उनको शेयर करना तब आया होगा जब इंसान ने लगभग 50,000 साल पहले बोली का आविष्कार कर लिया था। आवाजों से बोली तक पहुंचने में भी वक्त लगा। आवाजें बहुत सारे जानवर निकालते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। जानवरों के दिमाग भी कुछ हैं जिनके हमसे बड़े हैं। तो साइंस का, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ये कोई एक दिन में एक सवाल और पहला सवाल नहीं पूछा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट किताब का है, आपकी शुरुआत है, और वो भारत एक खोज का जो टाइटल ट्रैक आता था कि पृथ्वी से पहले कुछ नहीं था। तो अगर मैं चाहता नहीं हूं कि आप जो ओपनिंग में आपने एक कवित के रूप में जो पहला चैप्टर है, जो सवाल तो पूछना होगा, उसको अगर आप एक्सप्लेन करें कि भाई वो जो 32,000 जीरो जो है, वो 32,000 जीरो की कहानी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से ये बात सच है, और मैं जनरली हम सबके दिमाग में भाई जब हम बड़े होते लगते हैं तो पहली बार की इच्छा, इसको किसने बनाया, ये कैसे हुआ, ये क्यों है, तारे कहाँ से आए, हर बच्चा पूछता है। बिल्कुल। कुछ को बता दिया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज हैं ये, कुछ को बता दिया जाता है कि भाई तारे हैं। कुछ माँ बाप जो ज्यादा उत्साहित होते हैं छोटे बच्चे को बताते हैं कि सूरज भी एक तारा है, लेकिन वो गर्म है, ये ठंडे है, वगैरह वगैरह। इस तरह की कहानियां सुन के बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि एक प्रोसेस होता है कॉन्शियसनेस सवाल पूछने का। बिल्कुल। तो जैसे जैसे मेरा ये मानना है कि बच्चा पहली चीज माँ बोलना शायद ना सीखे, ना बोलना सीख जाता है। तब तक तो आप उसे करा रहे होते हैं, ये करो वो करो, जब बोलता है कहता है ना, उसके बाद सवाल पूछना शुरू करता है। जब सवाल पूछना शुरू करता है तो ये सारे सवाल बहुत ही सरल भाषा में आते हैं कि अच्छा आसमान गिर क्यों नहीं रहा है, करेक्ट है ना, कि गिर सकता है सर पे हमारे। उस प्रोसेस से पहले जो निर्माण हुआ है, जो एक खूबसूरत ब्रह्मांड है, उसकी कहानी आपने जिस तरह लिखी है, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप उसको अपने अल्फाज में सुना भी दें। देखिए, जहां तक और मिथकों में कहानियां हैं, उनमें मैंने कहा कि वो हाथ पकड़े हुए दिखाई देती हैं मुझे एक दूसरे का, और वो जटिल होती चली जाती हैं। तो एक साइंस की भी कहानी, और साइंस की कहानी बदलती रही, वो जमी हुई कहानी नहीं है। साइंस की कहानी में पहले जमीन फ्लैट है, फिर गोल है, फिर उसके बाद वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, फिर वो केंद्र से निकल करके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज केंद्र में आ जाता है। और बहुत थोड़ी जिंदगी है इस थ्योरी की, इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल की, जिसको हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। वो सूरज भी एक तारा बन जाता है, और बाकी फिर हमें बहुत सारी गैलेक्सीज आ जाती हैं। मंदाकिनियां हैं। पहले आइंस्टाइन के दौर तक एक ही मंदाकिनी मानी जा रही है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। उसके बाद और मंदाकिनियों का दौर शुरू होता है। तो साइंस में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब हबल और लामात्र आइंस्टाइन को गलत साबित करते हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा। तो अगर हम
ब्रह्मांड फैल रहा है ये मान लें, और दो मंदाकिनियों को हम कार मान लें, और ये मान लें कि वो कारें सिर्फ सीधी लाइन में चल रही है, हाँ। चल सकती, यानी वो इधर उधर नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकते, वो सीधी लाइन में ही जाएंगे, और हमें ये पता लगे कि वो एक दूसरे से दूर जा रही, तो फिर हम दो जगह पे अगर पता है तो एंगल और स्पीड दोनों से वापस पता कर सकते हैं कि वो कब एक जगह पे थी। ये सिंपल चीज जो है वो ब्रह्मांड की, हमारे यूनिवर्स की समझ को बिल्कुल बदल के रख देती। और ये बात बताना जरूरी है कि आइंस्टाइन ने पहले इस थ्योरी का मजाक उड़ाया था और कहा था लमात्र के बारे में कि योर मैथमेटिक्स में बी गुड बट योर फिजिक्स इज एट्रोशियस, आपकी भयानक है, फिजिक्स आपको नहीं आती। और फिर आइंस्टाइन ने माफी मांगी थी सार्वजनिक तौर पर कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने ऐसा कहा और ऐसा माना। अब परेशानी खड़ी क्या होती है जब ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ये इतने बड़े बड़े पिंड हैं, इतना बड़ा सूरज है, तो जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो कितना बड़ा बन गया होगा एक सूरज जैसा। तब हमारी समझ जो है वो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से बढ़ती है, यानी मास जो है वो एनर्जी का दूसरा पहलू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु में सारा का सारा ब्रह्मांड का मास समा सकता है एनर्जी की फॉर्म में। अब जब करना शुरू करते रिसर्च हमारे साइंटिस्ट, तो हमें पता लगता है कि लगभग 13.799 बिलियन ईयर्स, और इसमें करेक्शन होता रहेगा। पिछले 4-5 साल में ही करेक्शन हुआ है, ये 13.5 से 13.6799, वो साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो बिंदु के बाद वाली नंबर होते हैं जी जी, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आम जनता के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। 32 का 33 कर लीजिए, 33 का 35 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जीरो लगाने हैं ना आम जनता के लिए। पर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इसको कभी और डील करेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो एग्जैक्टली पता करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये नहीं मालूम कि क्या हुआ शुरुआत में। एक्सप्लोजन होता है जिसको सुनने वाला कोई नहीं, जिसको देखने वाला कोई नहीं, और इसलिए बिग बैंग कहना थोड़ा सा गलत लगता है, बिकॉज देयर इज नो बैंग, साइंटिफिक टर्म नहीं है, क्योंकि बैंग नहीं। सो एक्सप्लोजन जब होता है, और वही सवाल फिर आता है कि उससे पहले क्या था ये मालूम नहीं है, पर एक्सप्लोजन जिस चीज का होता है वो कहीं संग्रहित है, क्योंकि अगर फैल रहा है उसके बाद तो कहीं। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये अपने अंदर साइंस का सवाल नहीं रह जाता। इसलिए नहीं रह जाता कि उससे पहले क्या था ये मानना है साइंस का कि कुछ भी नहीं था, जानना नहीं है, ये मानना है कि कुछ नहीं से कुछ बना, भी कुछ पैदा हो सकता है। जो आज की हमारी रिसर्च कह रही है, खासतौर से ब्लैक होल के ऊपर जो रिसर्च हुई है, उसमें आखिरी किताब जो स्टीवन हॉकिंस लिखते हैं उसमें खासतौर से वो इसको एम्फसाइज कर रहे हैं बात को कि कुछ नहीं से भी कुछ पैदा हो सकता है। तो कुछ नहीं से जिसकी कल्पना करना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, ये साइंस में ही कल्पना हो सकती है कि कुछ नहीं था, उससे एक एक्सप्लोजन हुआ और
एनर्जी ने फैलना शुरू की। तो शुरुआत के 10⁻⁻32 सेकेंड्स जो हैं, उनमें आज की डेट में वो बदल सकती है ये फिगर कल को, या मैं गलत हो सकता हूं, मुझे गलत याद हो सकती है, वो करेक्ट की जा सकती है। उसमें ये मालूम है कि जो फंडामेंटल 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये 4 फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग नहीं हुए थे। ग्रेविटी अलग थी, बाकी 3 फोर्सेस अलग थी। धीरे धीरे ये 3 फोर्सेस अलग होना शुरू हुए। इसके बाद वो कण बने जिन कणों की कहानी भी लंबी है। पहले हमने सोचा एटम इकाई है, फिर हमको पता नहीं नहीं एटम के अंदर भी कुछ और है, फिर हमें पता लगा कि शायद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इकाई हो, तो पता लगा नहीं और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वगैरह वगैरह। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स बनते। शुरुआत में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे कण बनना शुरू होते हैं, लेकिन अभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए कण आपस में नहीं मिल पाते। मैटर बनता है और एंटी मैटर बनता है। एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे के साथ टग ऑफ वॉर में, रस्साकशी में लगे हुए हैं। एंटी मैटर मैटर को खत्म कर रहा है इस सूप के अंदर, और मैटर एंटी मैटर को, एंटी मैटर मैटर को। कहीं इस रस्साकशी में करोड़ों करोड़ बिंदुओं में से एक बिंदु मैटर की ज्यादा हो जाती और मैटर जीत जाता है ये लड़ाई, और तब शुरू होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स टेम्परेचर कम होने से, फैलाव की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से करीब आना शुरू होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से अब हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बनने की पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन अभी भी टेम्परेचर इतना कम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इनका साथ मिल सके, और फैलाव होता है धीरे धीरे। इस सब में समय कितना अभी लग चुका है? इस सब में 10 सेकंड के करीब लग चुके हैं। शुरुआत के 10 मिनट होते होते ब्रह्मांड लगभग 300, अगर मुझे ठीक याद है, लाइट ईयर फैल चुका है। टेम्परेचर नीचे आ चुका है। ये हीलियम और हाइड्रोजन के एटम्स बन चुके हैं, और इसके बाद इनके बादल फैलना शुरू होते हैं। यानी अब बड़े बड़े बादल हैं हीलियम के, और जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कण करीब आने शुरू होते हैं, एक दूसरे से टकराना शुरू होते हैं, बहुत बड़े तारे बनते हैं। शुरुआत के तारे इतने बड़े हैं कि वो खुद एक्सप्लोड हो जाते हैं, और उनकी डस्ट से दोबारा से तारे बनना शुरू होते हैं। मंदाकिनियां बनती हैं। अब लगभग आधी जिंदगी गुजर चुकी। जो आज ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है वो वैसा है जैसा आधी जिंदगी गुजरने के बाद, यानी लगभग 7 बिलियन ईयर्स, और बिलियन में 9 जीरो लगते हैं, तो करोड़ों में बात कर रहे हैं। अब करोड़ों करोड़ तारे हर मंदाकिनी के अंदर, और करोड़ों मंदाकिनियां धीरे धीरे फैलती जा रही, इनकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही। यहां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पैदा हो चुके हैं। इनमें एक मंदाकिनी, खास मंदाकिनी है, जिसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 4 मिलियन तारे हैं। 4 मिलियन तारों में से ज्यादातर के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह भी मौजूद हैं,
और उनमें से एक खूबसूरत तारा चमकता हुआ नन्हा सा प्लेट जैसी आकाश गंगा के किनारे पर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए 9 गेंद और बहुत सारा और कूड़ा। इन 9 गेंदों में से एक खास गेंद नीली हरे रंग की, उसमें पानी और बहुत सारे जमीन के टुकड़े, उन जमीन के टुकड़ों के ऊपर बहुत सारे देश, और उन देशों में एक खास देश, उसमें बहुत सारे प्रांत, और उनमें से एक शहर जो प्रांत का दर्जा रखता है, और उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स में एक खास घर जहां हम और आप बैठे हुए आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर। क्या बात है, क्या बात। जिस जिस तरह आप बता रहे थे ना, जैसे कोई आदमी अपने बच्चे की कहानी सुनाता ना कि पैदा हुआ तो फिर वैसा हुआ तो फिर ये हुआ, फिर पहली बार उसने ऐसे देखा और फिर रोने लगा। वो जो यही बात है कि हमारी नश्वरता और ये जानना कि निर्माण हुआ कैसे, और जो बात हम कर रहे थे कि ये कहानी इस वक्त दुनिया के हर धर्म के लोगों पे, हर देश के लोगों में वैज्ञानिक कहानी यही है, एक ही है कि 10 सेकंड लगा उत्पत्ति होने की कगार पे पहुंचने में। शून्य से, कुछ नहीं से कुछ होने में 10 सेकंड लगे मात्र, बस इस पूरे उसके निर्माण की उत्पत्ति के कगार पे पहुंचने में। आप कभी भी साइंस की बातें बहुत होगी। वैसे तो मैं खत्म करने जा रहा था बातचीत, मुझे लगा कि थोड़ा सा 5 मिनट आपको और थकाई दूंगा। अब आप आए हैं मेरे पास बड़े मुश्किल से। शुरुआत तो मैंने कर दी थी आपकी, पर आपकी नज़्म में आपके मुंह से सुने तो कुछ एक अच्छा आप सुनाना चाहें। अब जब सवालों की बात हो रही जी। है तो आपने शुरुआत खामोशी को खामोश करो, ये बात तुम्हारे बस में नहीं से की थी, तो उसी से संबंधित एक कविता आजकल ज्यादा जबान पे चढ़ी हुई है मेरी, तो सुना देता हूँ। सच जिंदा है, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसमदार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। इस किताब के आखिर में गौहर रजा लिखते हैं, इस सारी बातचीत, हालांकि हमने तो सिर्फ थोड़ी बातचीत की है, और अगले साल भर कम से कम मेरी तरफ से किसी को अगर कोई तोहफा दिया जाएगा तो ये किताब दी जाएगी कि थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा जान लो। और अब बाकी भाषाओं में भी आने वाली है, अंग्रेजी में जल्दी आने वाली है। तो जैसे कहते हैं कि अभी इन्होंने पूरी कहानी सुनाई, कहते हैं कि चलिए वहीं चलते हैं जहां से बात शुरू की थी। तो फिर आखिर में यह बात एक बार फिर दोहरा दूं कि विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड स्पेस के अथाह समुद्र में दूर दूर तक फैला हुआ है और फैलता ही जा रहा है। इसमें करोड़ों करोड़ मंदाकिनियां हैं, हर मंदाकिनी में करोड़ों तारे हैं अलग अलग किस्म के। और जैसे उन्होंने बताया कि फिर हमारे घर धरती है, छोटा है, हम यहाँ पे आ गए, इस घर में, खास घर में हम लोग बैठे हैं। जो बात अंत में कहते हैं कि विज्ञान का रास्ता कठिन रास्ता है, मगर यही एक रास्ता है जिसे हम अथक खोजबीन का रास्ता कह सकते हैं।
इस महत्वहीन फिर भी खास ग्रह को जब जब प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी या खुद मानव से खतरा पैदा होगा, विज्ञान ही हमें इससे बचने के तरीके सुझाएगा। लेकिन विज्ञान के सफर को जारी रखने के लिए जरूरी है कि सामाजिक अमन, चैन, आपसी मोहब्बत और भाईचारा। ऐसा हर समाज जो हिंसा के रास्ते पर चल रहा हो, ज्यादा देर तक विज्ञान के रास्ते पर नहीं चल सकता। हिंसा, नफरत और युद्ध विज्ञान के रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वैज्ञानिकों को कोई भी समाज जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो है डर से निजात और सुकून। डर से निजात इसलिए कि वो बेबाक सवाल पूछ सके, और सुकून इसलिए कि वो इन बेबाक सवालों के जवाब तलाश कर सके, क्योंकि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब, बहुत आप आए, शुक्रिया। आपसे बातचीत की, बहुत मजा आया। थैंक यू।